Hello students, welcome back to my YouTube channel Geography Group. In this episode, we are going to discuss about class 9th SST Social Science worksheet number 71. आज की इस वर्कशीट में हमारा चैप्टर रहेगा हिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर. आज की इस इजी और शॉर्ट वर्कशीट में हम डिस्कस करने वाले हैं सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस को. सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस क्या होते हैं? हमें 2 पैराग्राफ दिए गए हैं, हमें उनको समझना है और उस पर बेस्ड कुछ इजी क्वेश्चन पूछे गए हैं जिनको हमें सॉल्व करना है. ये जो क्वेश्चन सोर्स बेस्ड क्वेश्चन है ये इस बार एनुअल एग्जाम का भी पार्ट रहने वाले हैं. सो हम प्रैक्टिस करेंगे 3rd चैप्टर से रिलेटेड 2 इंपॉर्टेंट सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस की. लेट्स बिगिन. एज इट इज़ विजिबल ऑन योर स्क्रीन, दिस इज आ वर्कशीट नंबर 71. Subject SST Social Science, in which history chapter number 3 Nazism and the rise of Hitler we are going to revise. आज की दिनांक रहेगी 29th of December 2020. पहले हम दोनों जो पैराग्राफ दिए गए हैं उनको समझने की कोशिश करेंगे. आफ्टर दैट वी विल डिस्कस द क्वेश्चन आंसर. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लेफ्ट डीप इम्प्रिंट ऑन यूरोपियन सोसाइटी एंड पॉलिटी. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर दैट ब्रिंग अ लॉट ऑफ चेंज इन द यूरोपियन सोसाइटी, और वहाँ की पॉलिटिक्स में बहुत सारे बदलाव आए जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था. पहला जो चेंज आया सोसाइटी में वो था कि सोल्जर्स कैम टू बी प्लेस्ड अबव द सिविलियंस. अब जो सोल्जर्स थे उनकी रिस्पेक्ट बढ़ गई, उनकी इंपॉर्टेंस सोसाइटी में बढ़ चुकी थी, यानी अब वो सिविलियन से ज़्यादा महत्वपूर्ण पर्सनैलिटी हो चुके थे. सेम पॉलिटिशियंस एंड पब्लिसिस्ट led great stress on the need for men to be aggressive, strong and masculine. क्योंकि पूरे यूरोप में चारों तरफ युद्ध चल रहा था और किसी भी देश की पावर थी वो डिपेंड कर रही थी वहाँ की आर्मी के ऊपर. तो इस वक्त जो पॉलिटिशियंस थे, जो प्रचारक थे, पब्लिसिस्ट थे, उन्होंने जोर दिया कि जो मेन है शुड बी अग्रेसिव, स्ट्रॉन्ग एंड मैस्कुलाइन, ताकतवर होना चाहिए, क्योंकि इसे ही देश की ताकत समझा जाने लग गया था. तो ये एक बदलाव आया था लोगों की सोच में और वहाँ की पॉलिटिक्स में. द मीडिया ग्लोरीफाइड ट्रेंच लाइफ. मीडिया था वो ट्रेंच लाइफ. ट्रेंच क्या होते हैं? बंकर की तरह होते हैं. जैसे आपने देखा होगा कि जो आर्मी होती है वो बंकर में छुपे होते हैं और वहाँ से वो जो दूसरे जो सामने इनेमी होते हैं उनके ऊपर नज़र रखते हैं और अटैक करते हैं. सो मीडिया ग्लोरीफाइड ट्रेंच लाइफ. मीडिया ने उस वक्त जो ट्रेंच लाइफ थी, जो बंकर की लाइफ थी, जो आर्मी पर्सनल की लाइफ थी, उसको ग्लोरीफाई किया कि बड़े मज़े कर रहे हैं, काफ़ी बहादुर होते हैं, ऐसे करना होता है, लाइक दैट. यानी ऐसा कुछ किया जा रहा था मीडिया में भी, एंड सेम वॉज हैपनिंग इन द पॉलिटिक्स टू. बट द रियलिटी वॉज नॉट दैट. लेकिन रियलिटी ऐसी नहीं थी. द ट्रूथ हाउएवर वॉज दैट द सोल्जर्स लिव्ड मिजरेबल लिव्स इन द ट्रेंचेस. लेकिन जो सच्चाई ये थी कि जो सोल्जर्स थे वो बड़ी दयनीय मिजरेबल कंडीशन में रह रहे थे. ट्रैप्ड विद द रैट्स फीडिंग ऑन द कॉर्प्सेस एंड दे फेस्ड पॉइजनस गैस, इनेमी शेलिंग एट्सेट्रा. यानी उस वक्त उनको रहना पड़ता था. जो डेंजरस रैट्स थे, जो किसके ऊपर कॉप्स होता है, डेड बॉडीज़, जो डेड बॉडीज़ पे जीवित रहने वाले, उनको खाने वाले, यानी कि उनसे उनका सामना होता था. दे ऑल्सो हैड टू फेस द पॉइजनस गैस एंड द एनिमी शेलिंग एट्सेट्रा. यानी कि उनकी कंडीशन थी वो उतनी अच्छी नहीं थी जितनी मीडिया ग्लोरीफाई कर रहा था. बट अगर बात की जाए वहाँ की सोसाइटी की, पॉलिटिक्स की, सो देट वॉज फोकस्ड ऑन द आर्मी. आर्मी पर फोकस थी, यानी कि आर्मी को ग्लोरीफाई किया जा रहा था. उस वक्त किसी भी देश की जो रिस्पेक्ट थी, जो उसका प्राइड था, वो डिपेंड कर रहा था आर्मी के ऊपर. बट द रियलिटी वॉज नॉट दैट. Aggressive war propaganda and national honor occupied the center stage in the public sphere, while popular support grew for conservative dictatorship that had recently come into being. साथ ही साथ एक बड़ा चेंज ये आया कि aggressive war propaganda and national honor occupied the center state in the public sphere. यानी लोगों के बीच में 2 ही चीज़ें थी, देश, उसका प्राइड, और दूसरा जो था वो था वॉर प्रोपेगेंडा, यानी युद्ध किया जाए, यानी युद्ध पूजा, वर्शिप ऑफ वॉर, वो एक सेंटर में आ चुका था. और बाकी सारी चीज़ें, एजुकेशन, इक्वालिटी, डेवलपमेंट, कहीं पीछे छूट चुके थे. यानी अब सिर्फ एक ही चीज़ थी, वॉर था. अगर वॉर था तो सैनिक थे, सोल्जर्स थे. डेमोक्रेसी वॉज इंडीड ए यंग एंड फ्रेजाइल आइडिया विच कुड नॉट सर्वाइव द इंस्टेबिलिटी ऑफ इंटर वॉर यूरोप. और इस टाइम में
बिकॉज डेमोक्रेसी वॉज नॉट सो मच पॉपुलर एट दैट टाइम, कुछ ही देशों में डेमोक्रेसी थी. सो डेमोक्रेसी बिकम लेस पॉपुलर ड्यूरिंग दैट पीरियड, क्योंकि लोगों को लगा कि अगर युद्ध की ऐसी संभावनाएं रहती है, दे मस्ट हैव वन नेशन वन लीडर, एक लीडर होना चाहिए, एंड दैट लीडर मस्ट हैव ऑल द पावर्स. तो इसके लिए डिक्टेटरशिप है वो पॉपुलर होने लग गई थी वापस, क्योंकि चारों तरफ युद्ध हो रहे थे, लड़ाइयाँ हो रही थी, और कोई भी जो देश था उस वक्त, नेशन था, उसके लिए सबसे बड़ा चैलेंज था कि इसमें सरवाइव करना. सो इसी के कारण डिक्टेटरशिप के लिए एक माहौल बन रहा था, और इसी का बेनिफिट आगे चल के हिटलर को मिलता है. नाउ लेट्स मूव टू द सेकेंड स्टंजा. सेकेंड स्टंजा दैट इज़ क्वाइट इंपॉर्टेंट वन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में आने की अच्छी खासी इसकी पॉसिबिलिटीज़ रहेगी. एंड दिस स्टंजा इज़ अबाउट द हिटलर्स पर्सनैलिटी एंड इट हिज आर्ट ऑफ प्रोपेगेंडा, कि वो प्रचार प्रसार कैसे करते थे, हिटलर कैसे पॉपुलर हुआ. हिटलर वॉज ए पावरफुल स्पीकर, अच्छा स्पीकर था. ही वॉज ए वेरी गुड एक्सीलेंट स्पीकर एंड ही हैड द एबिलिटी टू बाइंड द पब्लिक, कि लोगों को जोड़े रखने की उसमें एक आर्ट थी, कला थी. हिज पेशन एंड हिज वर्ड्स मूव्ड पीपल, उसका जो पेशन था, जोश था, उसके जो वर्ड थे, जैसे वो बोला करता था, लोग उसके फॉलोअर होते गए. ही प्रोमिस्ड टू अ स्ट्रॉन्ग नेशन, undo the injustice of Versailles Treaty, restored the dignity of German people. He promised employment for those looking for work and a secure future for the youth. यानी उस वक्त जर्मनी कई सारी प्रॉब्लम से जूझ रहा था, फेस कर रहा था. उनमें था अनएम्प्लॉयमेंट, हंगर, एंड दे वर ऑल्सो कह सकते हैं कि जो इनजस्टिस ऑफ वर्साइल था, उससे भी काफ़ी सारे लोग थे वो प्रभावित थे. दे वांटेड टू टेक द रिवेंज, बदला लेना चाहते थे. अब हिटलर था, ही वॉज ए वेरी शार्प माइंडेड पर्सन, उसे पता था कि लोगों को क्या चाहिए, तो उसने प्रॉमिस किए टू अंडू द इनजस्टिस ऑफ वर्साई ट्रीटी, कि जो कुछ भी हो उसको मैं वापस ठीक कर दूंगा. टू बिल्ड ए स्ट्रॉन्ग नेशन, देश को वापस मैं ऊपर ले जाऊंगा. एंड टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट फॉर दोज हु आर लुकिंग फॉर जॉब, हु वर लुकिंग फॉर जॉब, जो जॉब ढूंढ रहे थे उनको जॉब दी जाएगी. यानी ऐसे वादे किए जो लोगों को उस वक्त सही लगे थे. ही प्रोमिस्ड टू वीड आउट ऑल फॉरेन इन्फ्लुएंसेस एंड रेसिस्ट ऑल द फॉरेन कॉन्स्पिरेसीज अगेंस्ट द जर्मनी. उसने प्रॉमिस किया कि जर्मनी को वापस वो पटरी पे ले आएंगे. हिटलर डिवाइज्ड ए न्यू स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स, उसने एक नई जो शैली कह सकते हैं, पैटर्न कह सकते हैं, एक टाइप की पॉलिटिक्स है उसकी शुरुआत की, जो उस वक्त नहीं हुआ करती थी. ही अंडरस्टूड द सिग्निफिकेंस ऑफ रिचुअल्स एंड स्पेक्टेकल्स इन मास मोबिलाइजेशन, और वो समझ चुके थे कि जितनी भीड़ होगी, जितना हम आडंबर करेंगे, जितना हम दिखावा करेंगे, लोग जुड़ते जाएंगे. क्योंकि ज़्यादातर लोग हैं वो भीड़ को देख करके या जो दिखता है उसमें ज़्यादा बिलीव करते हैं. Nazis held massive rallies and public meetings to demonstrate the support for Hitler and instill a sense of unity among the people of Germany. और नाजी पार्टी, उनकी भी पॉलिसी यही रही, क्योंकि उनका सबसे स्ट्रॉन्ग जो पॉइंट था वो था आर्ट ऑफ प्रोपेगेंडा, प्रचार अच्छे से करते थे. यानी अगर कोई भी छोटा सा काम है तो उसको इस तरीके से दिखाया जाता था जैसे कि बहुत बड़ा तीर मार लिया. तो उन्होंने एक नया जो कल्चर डेवलप हुआ था वो था रैलीज़ का, पब्लिक मीटिंग्स का. यानी जैसा हम आज के टाइम में अपने देश में देखते हैं रैलियाँ, वैसी उस वक्त होनी शुरू हो चुकी थी. सो दिस वॉज डन टू गेट द सपोर्ट फॉर द नाजी पार्टी, नाजी पार्टी की सपोर्ट के लिए ये सब कुछ किया जा रहा था. द रेड बैनर्स विद स्वास्तिक, नाजी सैल्यूट एंड द रिटलाइज साउंड ऑफ अप्लॉज आफ्टर द स्पीचेज वर ऑल द पार्ट ऑफ द स्पेक्टेकल ऑफ पावर. और ये जो रेड बैनर्स थे स्वास्तिक के साथ, या नाजी सैल्यूट थे, या फिर जब स्पीच के बाद अलग तरीके से तालियां बजाई जाती थी, वो सब कुछ ये शक्ति प्रदर्शन था. वॉज द स्पेक्टेकल ऑफ पावर, यानी कि ये सब कुछ था शो ऑफ करने का एक तरीका, टू गेट द पॉपुलैरिटी, टू गेट द सपोर्ट ऑफ द पीपल. तो ये सब कुछ हिटलर का एक कह सकते हैं आर्ट ऑफ प्रोपेगेंडा था, प्रचार करने की कला थी. तो ये थे हमारे पैराग्राफ. नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन आंसर बेस्ड ऑन दीज टू पैराग्राफ. First of all, with the first question from the first paragraph, choose the correct option. हमें करेक्ट ऑप्शन है वो चूज करने हैं. Which of the following left deep imprint on European society and politics? हमें बताना है कि इनमें से कौन सा फैक्टर है जिन्होंने यूरोप की सोसाइटी
और वहाँ की पॉलिटिक्स के ऊपर अफेक्ट डाला, प्रभावित किया उसे। तो यहाँ पे हमारा आंसर रहेगा डी, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ब्रोट ए लॉट ऑफ चेंज इन द सोसाइटी एंड पॉलिटिक्स ऑफ यूरोप। नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड क्वेश्चन। दूसरा जो हमारा सेकंड क्वेश्चन दिया गया है, रीराइट द सेंटेंस आफ्टर करेक्शन। इसको करेक्शन के बाद हमें रीराइट करना है। तो हम पहले सेंटेंस को देखते हैं। सिविलियन कैम टू बी प्लेस्ड अबोव सोल्जर्स ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो यहाँ पे हमें करेक्शन करनी है, सिविलियंस नहीं बल्कि सोल्जर्स कैम टू बी प्लेस्ड अबोव सिविलियंस, यानी कि ये इंटरचेंज होंगे। तो करेक्ट होगा सोल्जर्स कैम टू बी प्लेस्ड अबोव सिविलियंस ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो रहा था उस दौरान जो सोल्जर्स थे, सैनिक थे, उनको सिविलियन से ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाने लग गई थी। थर्ड क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक। इन रियलिटी सोल्जर्स लिव्ड डैश लिव्स इन द ट्रेंचेस। हमें बताना है कि यहाँ पे क्या शब्द होना चाहिए। तो देयर लिव्स वर मिजरेबल। तो हमारा कंप्लीट सेंटेंस होगा इन रियलिटी सोल्जर्स लिव्ड मिजरेबल लिव्स इन द ट्रेंचेस। नाउ लेट्स मूव टू द फोर्थ क्वेश्चन। हुज लिव्स वर मिजरेबल ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड वाई। किसकी लाइफ जो थी वो मिजरेबल थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान और क्यों। द सोल्जर्स लिव्स ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वर मिजरेबल एज दे वर द पार्ट ऑफ ए लॉन्ग वॉर वेयर दे हैड टू फेस। यानी कि एक तो युद्ध लंबा चल रहा था और वहां पर उनको सामना करना पड़ा था किसका, दे हैड टू फेस डेंजरस कॉप्स फीडिंग रेट्स, पॉइजनस गैस एंड इनेमी शेलिंग। यानी कि उन्हें गैस का, जो खतरनाक रेट्स थे उनका सामना, और जो बमबारी हो रही थी दुश्मनों की तरफ से, उन सब का सामना करना पड़ रहा था। सो देयर लाइफ वॉज मिजरेबल। फिफ्थ क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट पैराग्राफ। वाई द पॉपुलर स्पोर्ट ग्रू फॉर कंजर्वेटिव डिक्टेटरशिप। जैसा हमने डिस्कस किया कि जो डिक्टेटरशिप थे यानी तानाशाही थी वो धीरे धीरे पॉपुलर हो रही थी यूरोप में। क्या कारण थे ये हमें बताना है। ड्यू टू द अनपॉपुलरिटी ऑफ डेमोक्रेसी। पहला कारण ये था कि कंपटीशन में कौन था, डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी वॉज नॉट मच पॉपुलर एट दैट टाइम। तो उसकी अनपॉपुलरिटी के कारण, अग्रेसिव मिलिट्री प्रोपेगेंडा के कारण, क्योंकि जोर दिया जा रहा था कि पावर, सैनिक पावर है, जो हमारी मिलिट्री पावर है उसको बढ़ाया जाए, एंड द डिजायर फॉर नेशनल प्राइड। और बात उस वक्त सिर्फ नेशनल प्राइड की थी। सो द कंजर्वेटिव डिक्टेटर्स वर गेटिंग ह्यूज पब्लिक सपोर्ट। और इसलिए जो कंजर्वेटिव डिक्टेटरशिप थी वो काफ़ी पॉपुलर होती जा रही थी, बिकॉज एट दैट टाइम इट वॉज कंसिडर्ड दैट दे नीडेड ए स्ट्रॉन्ग लीडर, कि उन्हें एक लीडर चाहिए था जो देश को आगे लेके जाए। एंड दे फाउंड दैट डिक्टेटरशिप इज़ द बेस्ट सूटेड फॉर दैट वन। उन्हें लगा कि इसके लिए डिक्टेटरशिप ही बेटर रहेगी। सो ड्यू टू द अनपॉपुलरिटी ऑफ डेमोक्रेसी, अग्रेसिव मिलिट्री प्रोपेगेंडा एंड द डिजायर फॉर नेशनल प्राइड, द डिक्टेटरशिप वॉज गेटिंग द पब्लिक सपोर्ट। नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड सेगमेंट। जो सेकंड पैराग्राफ है उस पर बेस्ड क्वेश्चन दिए गए। फर्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक। हिटलर डिवाइज्ड ए न्यू स्टाइल ऑफ डिश। तो यहाँ पे आएगा पॉलिटिक्स। उन्होंने एक नई स्टाइल की पॉलिटिक्स की शुरुआत की थी। सेकंड क्वेश्चन, स्टेट ट्रू और फॉल्स हमें बताना है। स्टेट वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स। सो सेंटेंस हमें दिया गया, हिटलर वॉज नॉट अ पावरफुल स्पीकर, सो इट इज फॉल्स, क्योंकि हिटलर काफ़ी पावरफुल और इफेक्टिव स्पीकर थे। नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड क्वेश्चन। विच मेजर्स डिड द नाजी अडॉप्ट टू डेमोन्स्ट्रेट द सपोर्ट फॉर हिटलर। हिटलर के प्रति अपना सपोर्ट है वो दिखाने के लिए, अपना समर्थन दिखाने के लिए नाजीज ने क्या किया। सो टू डेमोन्स्ट्रेट द सपोर्ट फॉर हिटलर, नाजी हेल्ड मेसिव रैलीज एंड पब्लिक मीटिंग्स। बड़ी बड़ी रैलियाँ और पब्लिक मीटिंग्स होती है जो जिसे हम हिंदी में बोलते हैं जनसभाएं, उनकी शुरुआत की। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ वन। करेक्ट द सेंटेंस एंड रीराइट इट। हमें इस सेंटेंस को करेक्ट करना है और उसके बाद इसे रीराइट करना है। सेंटेंस है, द रेड बैनर्स विद द स्वास्तिक, नाजी सैल्यूट एंड द रिटुअलाइज राउंड ऑफ अप्लॉज आफ्टर द स्पीचेस वर ऑल पार्ट ऑफ दिस स्पेक्टेकल ऑफ पीस। तो यहाँ पे बात की गई कि जो रेड बैनर्स होते थे स्वास्तिक के साथ, नाजी सैल्यूट होता था, जो खास अंदाज में तालियां बजाई जाती थी स्पीच के बाद, वो शांति के प्रदर्शन के लिए होता था। ऐसा तो नहीं है, शांति तो बिल्कुल भी उस वक्त नहीं थी। तो यहाँ पे आना चाहिए फॉर द स्पेक्टेकल ऑफ पावर। ओके, तो हमें रीराइट करना है, द रेड बैनर्स विद द स्वास्तिक, नाजी सैल्यूट एंड द
राउंड ऑफ applause after the speeches were all the part of this spectacle of power, यानी कि एक पावर वर्ड है जो चेंज होगा. नाउ लेट्स मूव टू द फिफ्थ एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वर्कशीट. लास्ट क्वेश्चन दिया गया, विच प्रोमिस हिटलर यूज्ड टू मेक इन हिज स्पीचेस. अपनी स्पीच में हिटलर किस प्रकार के वादे किया करता था. टू रिस्टोर द डिग्निटी ऑफ द कंट्री एंड बिल्ड ए स्ट्रॉन्ग नेशन. पहला जो उसका प्रोमिस हुआ करता था, टू रिस्टोर द डिग्निटी ऑफ द कंट्री, कि देश का गौरव है, सम्मान है, इज्जत है, वो लौटाई जाएगी और देश को फिर से ताकतवर बनाया जाएगा. सेकंड, अंडू द इनजस्टिस ऑफ वर्साइल्स, कि जो वर्साइल की ट्रीटी हुई थी उसका जो अपमान है, जो बेइज्जती हुई थी, उसका बदला लिया जाएगा. एंड थर्ड, एम्प्लॉयमेंट एंड सिक्योर फ्यूचर फॉर यूथ. और थर्ड प्रॉमिस यूथ के लिए था कि उनको एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा, रोज़गार दिया जाएगा और उनका फ्यूचर वो सिक्योर किया जाएगा. सो दीज वर द promises made by Hitler after the First World War. That's all in this worksheet. आज की हमारी वर्कशीट काफ़ी इजी थी. अगर आपको ये वर्कशीट समझ में आई, अच्छी लगी, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा. थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे.